हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है 17.7 माइक्रोकूलाम का एक आवेश 0.03 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये हमारा एक घन है जिसकी एक भुजा 0.03 मीटर है, 0.03 मीटर है और इसके केंद्र पर 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो पूछा गया है कि प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कितने होंगे। तो आप जानते हैं कि ये एक घन बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होता है उसके लिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू Q/ε0। तो इस बंद पृष्ठ के सभी तलों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू Q/ε0 है, जबकि किसी एक तल से गुजरने वाले फ्लक्स को हमसे पूछा गया है। तो इसमें 6 तल है, तो 6 तल से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। तो एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे? घन के किसी एक तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर φ/6 इम्प्लाई दैट फाई की जगह लिख देंगे Q/ε0 ये हो जाएगा Q/6/0। तो Q का मान है आपके पास 17.6 माइक्रोकूलाम और अपान हो गया 6 इंटू ε0 का मान है 8.85 इंटू 10⁻²। ये माइक्रोकूलाम है तो इसको कूलाम में बदलने हो जाएगा 17.7 गुणे 10⁻6 अपान 6 इंटू 8.85 गुणे 10⁻²। ये हो जाएगा 17.6 अपान 6 इंटू 8.85 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻6 प्लस 12। ये 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा आपके सामने 2/6 इंटू 10⁻6। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻6 या इसी को लिख सकते हैं 10/3 इंटू 10⁻5। अब ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻5 वेबर। ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। संधारित्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन जिसे प्लेटों के समानांतर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्लेटों के बीच में होकर बिना विक्षेप से निकल जाता है। प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र भी है और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू 200 वोल्ट है और इनके बीच की दूरी D इक्वल टू है 4 mm। तो पहले तो हम इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू हो जाता है V/D। V का मान है 200 वोल्ट और D का मान है 4 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ से हो जाता है 200 गुणे 10⁻³ और ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये 4 इंटू 10⁻³ 4 mm को आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे। ये हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र E में आवेश पर लगने वाला बल, अगर आवेश Q हो तो Q पर बल क्या हो जाएगा? Fe इक्वल टू Q इंटू E। क्या हो गया? Q इंटू 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये बल हो गया।
अब यही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v वेग से चल रहा है और v का मान है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो b चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से अगर आवेश गतिशील है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा Fb इक्वल टू Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। और साइन थीटा का मान अगर आवेश बिना विक्षेपित हुए जा रहा है तो अगर Fe की दिशा ये है तो Fb की दिशा इसके अपोजिट होगी और बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आवेश बिना विक्षेपित हुए जा रहा है, यानी उस पर परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा। तो जब Fb की दिशा इसके अपोजिट होगी तो अगर राइट हैंड का थंब रूल अपनाएं तो ये वेग की दिशा हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और इधर की तरफ क्या लगेगा? Fb लगेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की ओर है और तल के लंबवत अंदर की ओर होने के कारण B और V के बीच का कोण कितना हो जाएगा? B अंदर की ओर है और V ऊपर की ओर है तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे। तो Q हो गया इंटू V का मान 10⁻6 इंटू B इंटू साइन 90। ये हो गया Q इंटू B इंटू 10⁻6 न्यूटन। अब ये Fb और ये Fe दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे और आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? सिंस Fe इज इक्वल टू Fb, देयरफॉर क्या हो जाएगा? Fe का मान है Q इंटू 50 इंटू 10⁻3 और Fb का मान है Q इंटू B इंटू 10⁻6। अब यहाँ से Q से कटेगा, B इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10⁻3 अपान 10⁻6। ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बना। सबसे पहले हम इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E निकालेंगे और इस विद्युत क्षेत्र E में आवेश Q पर लगने वाले बल को निकालेंगे Fe। और आप जानते हैं कि जिस दिशा में Fe है उसके अपोजिट दिशा में बराबर बल Fb लगेगा तो आवेश पर परिणामी बल 0 होगा। तो यानी Fb की दिशा ये हो गई और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप Fb की दिशा अगर इधर की तरफ कर रहे हैं और वेग ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर और वेग ऊपर की ओर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 रख के आप इस Fb को निकालेंगे और Fb और Fe दोनों को बराबर करने के बाद आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकल के आएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक प्रेरक में बहने वाली धारा I इक्वल टू 4 + 12t द्वारा दी जाती है, जहां I एम्पियर में तथा t सेकेंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 12 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व तथा t बराबर 1 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा व प्रदान शक्ति। तो आपको दिया गया I इक्वल टू 4 + 12t। यहाँ से आप di/dt अगर निकालें तो हो जाता है 4 का हो जाता है 0 और 12t का हो जाता है 12। di/dt इतना हो गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल E के लिए फॉर्मूला होता है L/di/dt। केवल परिमाण की बात करते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह लग जाता है जो लेंज के नियम को दिखाता है। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाता है E/di/dt। E का मान है 12 मिलीवोल्ट, तो 12 को लिखेंगे वोल्ट के रूप में बदल करके 10⁻³ से गुणा करेंगे और di/dt का मान हो गया 12, तो यहाँ से हो जाता है 10⁻³ हेनरी। ये स्वप्रेरकत्व हो गया L इक्वल टू। आगे आपसे पूछा गया है संचित ऊर्जा E के लिए आपका फॉर्मूला होता है ½ Li²। T इक्वल टू
1 सेकेंड पर आई का मान होगा, यहाँ से निकलेगा 4 + 12 × 1, क्या हो जाता है 16 एम्पियर। आई का मान निकल गया। अब यहाँ से E = निकालेंगे, E = ½ × 10⁻³ × I² 16 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाता है 1/2 × 256 × 10⁻³ ये हो गया 128 × 10⁻³। इसी को कहेंगे 0.128 जूल। ये ऊर्जा हो गई। और चूंकि ये 1 सेकेंड की ऊर्जा है तो यही ऊर्जा क्या हो जाएगा, शक्ति भी हो जाएगा। तो शक्ति और ऊर्जा का मान एक ही होगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटॉन प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर है। तो पूछा गया है पहला, इनका संवेग क्या होगा। दूसरा पूछा गया है फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी। तीसरा पूछा गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटॉन, और दोनों का तरंगदैर्घ्य लैम्डा = है 1 नैनोमीटर। इसको कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो पहले तो आपसे पूछा गया है संवेग P = आप जानते हैं h/λ होता है। ये यहाँ से मिलता है लैम्डा = लिखते हैं h/p। तो यहाँ से P = हो जाता है h/λ। यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे फोटॉन हो, दोनों के लिए लैम्डा सेम है तो संवेग भी सेम आएगा। तो P = हो जाता है h का मान 6.62 × 10⁻34/λ 10⁻⁹। यहाँ से हो जाता है 6.62 × 10⁻34 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 9। ये हो गया 6.62 × 10⁻25 किग्रा/मीटर/सेकेंड। ये संवेग हो गया। यही संवेग इलेक्ट्रॉन का भी होगा और यही फोटॉन का भी होगा। अब आगे दूसरा पूछा गया है फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा E = आप लिखते हैं hc/λ। h का मान है 6.62 × 10⁻34 और c का मान है 3 × 10⁸। प्रकाश का वेग अपान लैम्डा है 10⁻⁹। यहाँ से हो जाता है 19.86 × 10⁻17, या इसको लिख सकते हैं 1.986 × 10⁻16 जूल। ये आपका ऊर्जा हो गया फोटॉन का। आगे आपसे तीसरा सवाल पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ke = आप जानते हैं p²/2m होता है। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा के लिए p²/2m लिखते हैं। तो p का मान यहाँ से मिल गया, आपका संवेग है 6.62 × 10⁻25 का होल स्क्वायर अपान 2m 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 2.41 × 10⁻19 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर, यानी U = -10 सेंटीमीटर हो गया, और 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, यानी I का मान जो होगा O से 3 गुना होगा, यानी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होगी उसका 3 गुना क्या होगा, इमेज की लंबाई होगी। तो यहाँ से I/O अगर लिखे हम तो लिखेंगे 3, और हम जानते हैं V/U = I/O होता है, और दर्पण के लिए यहाँ माइनस लग जाता है। तो V/10, U का मान माइनस में रहेगा, तो V/-10 = -I/O का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा -3,
और यहाँ से I का मान निगेटिव में रहता है और O का मान पॉजिटिव में रहता है, तो यहाँ से हो जाता है I इक्वल टू -3O, तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाता है, पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 3 इंटू -10, तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर। इमेज की ऊंचाई ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की 3 गुनी है, तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई अगर O माने तो इमेज की ऊंचाई 3O होगी। चूँकि इमेज अवतल दर्पण द्वारा उल्टा बनता है तो इमेज की लंबाई माइनस में हो जाएगी, तो I इक्वल टू हो जाएगा -3O, यहाँ से हो जाएगा I/O इक्वल टू -3। और दर्पण के लिए आप जानते हैं V/U इक्वल टू -I/O, तो V/U का मान आप -10 रखेंगे तो V/-10 इक्वल टू माइनस, ये पहले से है, और I/O का मान फिर -3 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो V का मान हो जाएगा +3 इंटू -10, ये हो जाएगा -30। अब फार्मूला आप लगा दीजिए 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, तो 1/F इक्वल टू 1/V का मान हो गया 1/-30 और प्लस 1/-10, यहाँ तो जाता है 30 एलसीएम, ये हो गया -1 और ये हो गया -3, क्या हो गया यहाँ से 1/F इक्वल टू -4/30, तो F इक्वल टू हो जाता है 30/4 माइनस के साथ, यह हो गया 7.5 माइनस के साथ, और R इक्वल टू लिखते हैं 2F, ये हो जाता है R इक्वल टू 2 इंटू -7.5 और ये हो जाता है 15 सेंटीमीटर माइनस के साथ, तो ये आपका आंसर बन के आ जाता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या इसकी नेगेटिव होती है तो इसलिए -15 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हमारा सवाल रहा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में आपको एक परिपथ दिया हुआ है और इस परिपथ में पूछा गया है कि स्थिर अवस्था में दोनों संधारित्रों पर कितना विभव होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जानेंगे कि डीसी अगर करंट होता है, डीसी धारा होती है, तो इस स्थिति में संधारित्रों से धारा का प्रवाह नहीं होता है और ये धारा यहाँ से चल करके यहाँ से होते हुए इस तरह से चलेगी, यानी धारा के प्रवाह में संधारित्र का कोई योगदान नहीं होगा। जो संपूर्ण प्रतिरोध होगा वो 5 ओम, 6 ओम और 1 ओम के समतुल्य होगा और ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 1 ओम, क्या हो गया यहाँ पर R इक्वल टू लिखेंगे 12 ओम। अब परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम हो गया और विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। परिपथ में धारा I इक्वल टू हो जाएगा E/R, E का मान है 12 वोल्ट और R का मान है 12 ओम, तो यहाँ से आ जाता है 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आएगा 1 एम्पियर, तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे 1 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा V डैश, अगर लिखे तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा I 1 एम्पियर और गुणे R 1 ओम क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। अब इस 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल से 1 वोल्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो इन दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा उसको निकालेंगे। 12 वोल्ट में से 1 वोल्ट माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल है और 1 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, तो हो जाएगा 11 वोल्ट। अब ये 11 वोल्ट इस संधारित्र के प्लेटों के बीच और इस संधारित्र के प्लेटों के बीच खर्च होगा। क्योंकि इस सर्किट में धारा का मान एक ही है, तो धारा का मान एक ही होने के कारण जो आवेश होगा दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच सेम होगा। तो Q जितना पहले
संधारित्र के लिए होगा उतना ही दूसरे संधारित्र के लिए होगा, यानी C1V1 इक्वल टू C2V2। तो यहाँ से आ जाता है V1/V2 इक्वल टू C2/C1, या यहाँ से हो जाता है V1/V2 इक्वल टू C2 का मान है 3 और C1 का मान है 2, और V1 + V2 इक्वल टू 11 वोल्ट होता है। तो यहाँ से आप V2 इक्वल टू निकालना चाहें तो V2 इक्वल टू निकाल लेंगे 2V1/3। तो इस V2 का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाता है यहाँ से V1 + 2/3V1 इक्वल टू 11। क्या हो गया यहाँ से 3V1 + 2V1/3 इक्वल टू 11। यहाँ से हो जाता है 5V1/3 इक्वल टू 11। तो V1 इक्वल टू हो जाता है 11 × 3/5। यहाँ से बन के आएगा 6.6 वोल्ट। अब इस 6.6 वोल्ट का मान इस इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या रखेंगे V1 + V2 इक्वल टू 11 वोल्ट, और यहाँ से हो जाता है V1 का मान 6.6 प्लस V2 का मान इक्वल टू 11। यहाँ V2 का मान आ जाता है 11 - 6.6 इक्वल टू हो जाता है 4.4 वोल्ट। तो ये हमारा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकाल लेंगे और परिपथ में धारा निकाल लेंगे। ये धारा 1 ओम के रेजिस्टेंस में प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट विभवांतर के बाद जो शेष विभवांतर बचता है वो दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच बढ़ जाता है, तो शेष विभवांतर हो जाएगा 12 - 1 यानी 11 वोल्ट। ये 11 वोल्ट इस संधारित्र के प्लेटों के बीच और इस संधारित्र के प्लेटों के बीच बटेगा। अगर यहाँ पर V1 रखें, यहाँ पर V2 रखें, तो V1 + V2 इक्वल टू क्या हो जाता है 11 वोल्ट। ये और दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश सेम रहेगा, तो आवेश Q इक्वल टू C1V1 = C2V2। यहाँ से V1/V2 का मान निकल के आता है 3/2, और यहाँ से V2 इक्वल टू आ जाता है 2/3V1। इस V2 का मान इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपका V1 बन के आता है, और V1 का मान फिर इसी इक्वेशन में रखते हैं तो V2 का मान बन के आता है। तो ये हमारा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।